वेलकम टू आवर चैनल वे टू सक्सेस। प्रीवियस क्लास में हमने इंट्रोडक्शन टू लैंग्वेज डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग लर्निंग इंग्लिश। तो पहले हमें जानना पड़ेगा कि लिंग्विस्टिक क्या है। लिंग्विस्टिक क्या है? रिलेटेड टू द लैंग्वेज, लैंग्वेज से संबंधित लिंग्विस्टिक। एंड प्रिंसिपल क्या है? जो एक ट्रुथ है, जनरल ट्रुथ है, जो कि इन्फ्लुएंस करता है लैंग्वेज टीचिंग को। ठीक है, ऐसा कोई फैक्टर, ऐसा कोई एक थिंग जो कि ट्रुथ है और वो इन्फ्लुएंस करता है लैंग्वेज टीचिंग को। ले लो फॉर एग्जांपल, लैंग्वेज टीचिंग का मतलब है हम वोकल मीडियम का इस्तेमाल करेंगे। ये जनरल ट्रुथ है। जो ओरल अप्रोच है ये एक ट्रुथ है, जनरल ट्रुथ है। तो ये एक प्रिंसिपल है। ठीक है, तो प्रिंसिपल्स क्या है? कुछ ट्रुथ है जो इंग्लिश लर्निंग या फिर टीचिंग में हेल्पफुल होते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रिंसिपल्स हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं, एक बेसिक प्रिंसिपल्स और एक मैक्सिमम ऑफ प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो मैंने इसको पहले बेसिक प्रिंसिपल्स लिया है। तो कौन कौन से हैं इसमें? देखिए, मोटिवेशन है, इमिटेशन, प्रैक्टिस एंड ड्रिल, ओरल अप्रोच जो मैंने अभी कहा था, सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन, कॉन्टेक्स्ट एंड सिचुएशन, बैलेंस्ड अप्रोच एंड मल्टीपल लाइन ऑफ अप्रोच। तो इनको हम एक एक करके समझते हैं। पहला क्या है? मोटिवेशन। देखिए, मैं मानती हूँ कि कोई भी काम करने के लिए सबसे पहली चीज़ मोटिवेशन ही चाहिए। ठीक है, अगर इंसान मोटिवेटेड नहीं है तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। आपको पता होगा कि मोटिवेशन दो तरह का होता है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। ठीक है, तो इंटरनल तो हम अपने आप को मोटिवेट करते हैं। पहले कोई भी काम करना हो, कुछ भी सीखना हो, तो पहले हमें हमारी मोटिवेशन चाहिए होती है कि नहीं, मुझे ये सीखना है। ठीक है, नेक्स्ट मोटिवेशन कौन देगा? जब हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे टीचर मोटिवेट करेगा किसको? स्टूडेंट को। तो इससे क्या होगा? मोटिवेशन से क्या होगा कि मोटिवेशन क्रिएट्स इंटरेस्ट अमंग स्टूडेंट्स। मतलब जब टीचर स्टूडेंट्स को मोटिवेट करेगा तो स्टूडेंट लैंग्वेज लर्निंग के लिए इंटरेस्टेड होगा, मतलब उसका इंटरेस्ट उसमें बढ़ेगा कि नहीं, मैं ये लैंग्वेज सीखूंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है? अगर इंटरेस्टेड बच्चा है, अगर बच्चा लैंग्वेज लर्निंग में इंटरेस्टेड है तो वो क्या करेगा? उस चीज़ को जल्दी ग्रैप्स करेगा, जल्दी सीखेगा। ठीक है, फिर क्या है? टीचर शुड यूज डिफरेंट टाइप ऑफ टीचिंग एड्स एंड मेथड्स इन द क्लास टू मोटिवेट द स्टूडेंट। अच्छा, ये मोटिवेशन पहले दो लाइन में हमने क्या देखा कि मोटिवेशन से क्या होगा, पर टीचर मोटिवेट कैसे करेगा बच्चों को? क्या कर सकता है वो लैंग्वेज लर्निंग को पुराने मेथड से ना पढ़ा के या फिर पारंपरिक रीति से ना पढ़ा के आजकल के दुनिया के साथ अपना तालमेल बैठा के वो कुछ नए एड्स यूज करेगा, टीचिंग एड्स यूज करेगा या फिर कोई मेथड यूज करेगा जिससे कि बच्चे को समझने सीखने में आसानी भी हो और उसका मन बना रहे सीखने में। ठीक है, तो पहली चीज़ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मोटिवेशन। नेक्स्ट क्या है? इमिटेशन। देखिए, यहाँ पे पहली बात तो हमें माइंड में रखना है कि इमिटेशन क्यों यहाँ पे डाला गया है, क्योंकि मैंने प्रीवियस क्लास में भी कहा था कि लैंग्वेज ऐसी एक चीज़ है जिसको सीखनी पड़ती है। किसके थ्रू? इमिटेशन के थ्रू। हम अपने सोसाइटी में लोगों को देखते हैं वो कैसे बोल रहे हैं, उससे हम उनको इमिटेट करते हैं और वैसा ही बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे कि भाषा में अंतर क्यों आता है? यही, हम एक सोसाइटी में लोगों को इमिटेट करते हैं, फॉरेन कंट्री में वो अपने सोसाइटी के लोगों को इमिटेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन किसको इमिटेट करेगा? स्टूडेंट्स टीचर को इमिटेट करेंगे। ठीक है, तो टीचर जैसा है, टीचर जैसा बोल रहा है वो उससे सीखेगा। कौन? स्टूडेंट। तो यहाँ पे पहली ही लाइन में क्या कहा है कि टीचर शुड हैव गुड हैबिट्स। क्यों ये लिखा है कि टीचर के पास गुड हैबिट्स होने चाहिए? अगर आप मुझे अभी बोलोगे कि लर्निंग प्रोसेस में गुड हैबिट्स की क्या ज़रूरत पड़ गई, देखिए
लर्निंग लैंग्वेज इज एसोसिएट विथ सोसाइटी, और सोसाइटी में आप गुड हैबिट्स को कैरी करते हो। जब आपके अंदर गुड हैबिट्स होंगे, अच्छे हैबिट्स होंगे, तो आपके लैंग्वेज में वो झलकेगा। ठीक है, तो टीचर जैसे पर्सनालिटी का होगा, टीचर में जैसे हैबिट्स होंगे, वो कैरी फॉरवर्ड किसके पास होंगे? स्टूडेंट के पास। इसीलिए टीचर अच्छे हैबिट्स वाले होने चाहिए। फिर टीचर शुड हैव ए गुड प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, टीचर अगर अच्छा प्रोनाउंस करता है वर्ड, तो बच्चा भी उससे सीखेगा और वही प्रोनाउंस करेगा। ठीक है, एक एग्जांपल देती हूँ हिंदी का। ठीक है, हिंदी में देखिएगा स श, ये जो अंतर है, बहुत सारे टीचर इसमें अंतर नहीं कर पाते और वो सारे जो 3 स है उसको स ही बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चा भी ऐसा ही सीखता है और उसके प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक होती है, तो वो उसकी मिस्टेक नहीं है, मिस्टेक किसकी है? टीचर की। टीचर ने गलत प्रोनाउंस किया है। ठीक है, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि टीचर को कैसा होना चाहिए? टीचर खुद ही सही प्रोनाउंस करेगा, तभी जाकर बच्चे सही बोलेंगे। आगे देखिए, टीचर शुड हैव गुड हैंडराइटिंग। देखिए, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि अच्छी हैंडराइटिंग होनी चाहिए, अच्छे हैंडराइटिंग से इम्प्रेशन बढ़ती है। तो ये अगर सिर्फ टीचर कहेगा तो काम नहीं आएगा। टीचर खुद गंदे अक्षरों में लिखेगा और बच्चे को बोलेगा कि नहीं तुम सही से लिखो, सुंदर अक्षरों में लिखो, तो ये इफ़ेक्टिव नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इफ़ेक्टिव कैसे होगा? जब टीचर खुद बहुत सुंदर अक्षरों में साफ साफ लिखता होगा, तो बच्चा उससे मोटिवेट होगा, मैं भी ऐसे सुंदर अक्षर लिखूं। देखिए, यहाँ पे मैंने मोटिवेट बोला, तो देखिए यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे जो प्रिंसिपल्स काम करते हैं वो एक दूसरे के सहारे काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी एक पीरियड होगा जिसमें एक प्रिंसिपल काम करेगा और दूसरा नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चा टीचर को देख के मोटिवेट होगा और टीचर को इमिटेट करेगा। टीचर जैसा लिखता है वो वैसे लिखने की कोशिश करेगा। टीचर अगर स्पेलिंग मिस्टेक करता है तो बच्चा भी स्पेलिंग मिस्टेक करेगा। यहाँ पे आपको बहुत अच्छा एक एग्जांपल देती हूँ। आप घर में अगर छोटे बच्चे हों तो आपने देखा होगा, वो स्कूल से आते हैं, अगर स्कूल में टीचर ने गलती से कुछ स्पेलिंग मिस्टेक और कुछ गलत लिख दिया हो और घर में उसके मम्मी पापा बोले कि नहीं बेटा ये गलत है, इसको सुधार लो, तो बच्चा क्या कहेगा? नहीं, ये मेरे टीचर ने लिखा है, ये सही है, आप जो बोल रहे हो गलत है। ठीक है, वो तो छोटे बच्चे की बात है। हाँ, हम समझ सकते हैं, हम बड़े हो गए तो हम कुछ रिलेट करके चेंजेस कर सकते हैं, पर उसका इसलिए मैंने एग्जांपल ये दिया है क्योंकि बचपन से ही बच्चे किसको इमिटेट करते हैं? टीचर को। ठीक है, तो टीचर जैसा लिखेगा, सही लिखेगा तो बच्चे सही सीखेंगे, सुंदर लिखेगा तो बच्चे सुंदर लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रोल किसका ज़्यादा है? टीचर का। आगे देखते हैं, टीचर शुड हैव ए गुड पर्सनैलिटी। सेम बात है, पहले पॉइंट में ही मैंने बताया था कि टीचर के अंदर जैसे पर्सनैलिटी होगा, वो जिस तरीके से अपनी लैंग्वेज को लैंग्वेज के साथ कम्युनिकेट करता होगा लोगों के साथ, वो बच्चे भी वैसे ही सीखेंगे। अगर टीचर स्लैंग्स यूज करता है, अपशब्द बोलता है, तो बच्चे भी वही सीखेंगे। ठीक है, तो टीचर गुड हैबिट्स और गुड पर्सनैलिटी को कैरी करेगा तो बच्चे भी उससे सीखेंगे और बच्चे उसको इमिटेट करेंगे और वैसे ही बनने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रैक्टिस एंड ड्रिल। अच्छा, प्रैक्टिस और ड्रिल ये किसी भी आप लर्निंग प्रोसेस में ये मेन होगा, क्योंकि बोलते हैं ना कि करत करत अभ्यास। ठीक है, तो अभ्यास करोगे तभी जाकर आप उसमें परफेक्ट बन पाओगे। तो हैबिट फॉर्म थ्रू रिपीटिशन। ठीक है, तो रिपीट करते रहोगे एक चीज़ तो आपके दिनचर्या में वो आ जाएगा, वो आपके हैबिट में चेंज, मतलब आपके हैबिट में वो बन जाएगा। ठीक है, तो मतलब आप अगर एक चीज़ आज पढ़ रहे हो और उसको दोहराओगे ही नहीं और आप 20 साल बाद उसको याद करोगे तो क्या वो याद आएगा आपको? नहीं। तो उसको आपको क्या करना पड़ता है? डेली रूटीन में आपको रिपीट करना पड़ता है। तो हम जो भी लैंग्वेज बोलते हैं देखिएगा, उसको भी हम रिपीट, जब हम बोलते रहते हैं वो हमारी
मुंह में अच्छे से आता है वो लैंग्वेज, हम बोल पाते हैं फ्लुएंटली। पर हम आज एक चीज़ सीखते हैं, बोलेंगे नहीं उसको, बस लिखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, बोलेंगे नहीं, उसको रिपीट नहीं करेंगे, तो वो बिल्कुल भी हमारी हैबिट में नहीं आएगा और हम उसे फ्लुएंटली बोल नहीं पाएंगे। ठीक है, फिर क्या है, लर्निंग लैंग्वेज इज मोर ए मैटर ऑफ स्किल रेदर देन ऑफ नॉलेज। यहाँ पे देखो प्रैक्टिस इसलिए मेन यहाँ पे बोली जा रही है कि देखो लैंग्वेज को मैंने कहा था ये मोस्टली स्पीच ओरिएंटेड है, स्किल ओरिएंटेड है। स्किल मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में, LSRW, L फॉर लर्निंग, S फॉर स्पीकिंग, R फॉर रीडिंग, W फॉर राइटिंग। ठीक है, तो ये जो स्किल है ये स्किल ओरिएंटेड है, और ये जो स्किल ओरिएंटेड चीज़ें होती है इसको हमें क्या करना पड़ता है, रिपीट करना पड़ता है, हैबिट करनी पड़ती है इसमें। जैसे आप डांस सीख रहे हो तो आज सीखे करना छोड़ नहीं दोगे, उसको डेली क्लास जाओगे, डेली सीखोगे, फिर उसमें आपका परफेक्शन आएगा। वैसे ही लैंग्वेज भी ऐसा ही है, आज आप सीखोगे, उसको रिपीट करोगे, फिर आपका उसमें परफेक्शन आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं ओरल अप्रोच, ये 4th नंबर वाला प्रिंसिपल है। ठीक है, तो ओरल अप्रोच मैंने पहले ही जब मैंने प्रिंसिपल्स की बात मैंने किया था उस वक्त ही मैं बोल रही थी कि लैंग्वेज क्या है, स्पीच ओरिएंटेड है, तो यहाँ पे हमें ओरल अप्रोच करना पड़ता है। तो लैंग्वेज इज मोर कनेक्टेड विथ ईयर्स एंड टंग देन विथ आइज। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि लैंग्वेज ज़्यादातर किससे कनेक्टेड रहता है, हमारे मुंह से और कान से। ठीक है, ना कि आइज से। हम एक चीज़ को पढ़ लेंगे तो क्या वो लैंग्वेज बन गई? नहीं, जब तक हम उसे बोलना और सुनना नहीं सीखेंगे उसको हम नहीं कह सकते कि हम उस लैंग्वेज में परफेक्ट हैं। ठीक है, बस लिखने से या फिर हम कुछ देख रहे हैं वो लिखा हुआ है, वो लैंग्वेज नहीं कहा जाएगा जब तक आप उसे बोल नहीं पाओगे, आप सुना हुआ समझ नहीं पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे ओरल अप्रोच इज इम्पॉर्टेंट। देखिए आगे, देखिए सिलेक्शन। अच्छा, सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन एक ही पॉइंट में है, पर ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्ज़ाम में भी आता है, सीटेट में भी आता है। ठीक है, या फिर आप कोई इंटरव्यू देने जाओ जब जॉब वगैरह के लिए, तो वहाँ पे भी पूछा जाता है कि ग्रेडेशन मतलब क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर, आप सिलेक्शन में क्या क्या समझते हो। ठीक है, तो आप सिलेक्शन मतलब टॉपिक का सिलेक्शन, आप जो पढ़ा रहे हो, लैंग्वेज पढ़ा रहे हो, उसमें सिलेक्शन क्या है, उसमें जो टॉपिक आप लोगे उसको किस बेसिस पे सिलेक्ट करोगे, फ्रीक्वेंसी, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। ठीक है, आगे देखिए कवरेज, मतलब एक ऐसे वर्ड्स चुनोगे जिसका कि एक से ज़्यादा मीनिंग हो। ठीक है, यहाँ पे लिखा देखो, वर्ड दैट कन्वेइंग मोर देन वन मीनिंग। ठीक है, मतलब एक से ज़्यादा मीनिंग बताने वाले वर्ड्स को आप अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में शामिल करोगे। फिर आगे है अवेलेबिलिटी। ठीक है, तो आप जो टॉपिक ले रहे हो उस टॉपिक के ऊपर मैटर अवेलेबल हो। ठीक है, वो क्लासरूम सिचुएशन में आप कैसे उसको क्रिएटिवली पढ़ा सकते हो, क्लासरूम सिचुएशन में जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो अवेलेबल हो। मतलब यहाँ पे देखिए सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट इज अवेलेबल इन द क्लासरूम सिचुएशन। ठीक है, मतलब क्लासरूम सिचुएशन में मैंने कहा था पहले ही, टीचर कैसे हैबिट फॉर्म करेगा, कैसे इंटरेस्ट बढ़ाएगा बच्चे का, टीचिंग एड्स के जरिए या फिर मेथड्स के जरिए। तो टीचिंग एड्स जो होते हैं वो रियल ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। क्लासरूम सिचुएशन में जो रियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको लेकर वो पढ़ाता है। तो अगर क्लासरूम में ऑब्जेक्ट्स ही नहीं होंगे वो पढ़ाएगा कैसे, इसीलिए यहाँ पे अवेलेबिलिटी भी चेक करनी पड़ती है पहले कि हमारे पास क्या क्या है और हम उस हिसाब से अपने प्लानिंग करेंगे। फिर क्या है टीचेबिलिटी, मतलब हम जो पढ़ा सकते हैं। टीचेबिलिटी देखो टीचर से आया है, मतलब यहाँ पे टीचर की एबिलिटी मतलब है कि नहीं, टीचर वो पढ़ा सकता है कि नहीं, जिस टॉपिक को उसने चुना है उसके ऊपर उसकी नॉलेज है, वो इलाबरेट कर सकता है, एक्सप्लेन कर सकता है, बच्चों को समझा सकता है कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है लर्नेबिलिटी, मतलब यहाँ पे लर्न कौन करता है, स्टूडेंट। तो ऊपर वाला जो पॉइंट है वो टीचर से एसोसिएट करता है और लर्नेबिलिटी ये स्टूडेंट से एसोसिएट करता है। तो लर्नेबिलिटी का मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स एबिलिटी, मतलब हम जो पढ़ा रहे हैं वो स्टूडेंट्स के एबिलिटी के अनुसार हो। मतलब हम 10th क्लास की कोई टॉपिक लेकर
सेकेंड स्टैंडर्ड के बच्चे को नहीं पढ़ा सकते। तो वहाँ पे हमें क्या देखना पड़ता है कि बच्चे की एबिलिटी कितनी है, बच्चे का स्तर कितना है। ठीक है, ये सिलेक्शन प्रोसीजर में ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आपको ध्यान में रखना पड़ता है। नेक्स्ट देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रेडेशन। देखिए, ग्रेडेशन में दो चीज़ें होती है, एक ग्रुपिंग होता है और एक सीक्वेंस होता है। ठीक है, ग्रुपिंग में हम कुछ ऐसे वर्ड्स को शामिल करते हैं, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को शामिल करते हैं जिससे कि आपके पढ़ाने में वैरायटी भी आती है और बच्चे की इंटरेस्ट भी बढ़ती है, बच्चे की नॉलेज भी बढ़ती है, वोकैबुलरी बढ़ती है। ठीक है, और सीक्वेंस कैसा होता है? वही सीक्वेंस मतलब आप किस तरह से अपने स्टडी मटेरियल को सीक्वेंस में ला रहे हो, वो सीक्वेंस से डिफरेंट टाइप्स ऑफ होता है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। देखिए, फोनेटिक ग्रुपिंग, ग्रुपिंग पहले देखते हैं। ग्रुपिंग में क्या क्या आता है? फोनेटिक ग्रुपिंग, फोनेटिक मतलब जो सेम साउंड कर रहा है, फोनेटिक्स मतलब साउंड। ठीक है, तो सेम साउंड वाले वर्ड्स को हम लेंगे, जैसे कि कैट, बैट, रैट लिखा है तो इनके एंड में एट। ठीक है, फिर लेक्सिकल ग्रुपिंग। लेक्सिकल ग्रुपिंग क्या होती है? सिचुएशन ले लो, कोई एक प्लेस ले लो, जैसे मैंने हॉस्पिटल का लिया है। ठीक है, तो हॉस्पिटल में जितने भी वार्ड्स हमें दिख रहे हैं उसको हम बच्चे को बताएंगे। मैंने हॉस्पिटल में देखा क्या हॉस्पिटल है, पहला तो हॉस्पिटल है, फिर हॉस्पिटल में नर्स है, डॉक्टर्स हैं, और भी हो सकते हैं, कंपाउंडर्स होंगे, मेडिकल टीम होंगे, या फिर स्ट्रेचर होगा, टेथोस्कोप होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। एक सिचुएशन में, एक रियल लाइफ सिचुएशन हो या फिर आप क्रिएट भी कर सकते हो क्लासरूम में, वहाँ पे जितने भी वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो आप बच्चों को सिखाते हो। फिर क्या है? ग्रामेटिकल ग्रुपिंग। ग्रामेटिकल ग्रुपिंग में ग्रामर ही आता है, जैसे कि आप एक स्ट्रक्चर ले लेते हो। ठीक है, जैसे पॉजेसिव फॉर्म हो गया। ठीक है, माई पेन, योर पेन, हिज पेन, हर पेन, आप ऐसे सिखाओगे तो बच्चा उस स्ट्रक्चर वाले सारे सेंटेंस सीख जाएगा। पहले तो आपने उसको फोनेटिक, लेक्सिकल ग्रुपिंग में आपने उसको वोकैबुलरी सिखा दी, वर्ड्स सिखा दिए। अब ग्रामेटिकल में आप उसको थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर सिखाओगे। ठीक है, फिर क्या है? सिमेंटिक ग्रुपिंग। सिमेंटिक में क्या होता है कि ऐसे वर्ड्स जिनके सेम मीनिंग है, अलग अलग वर्ड्स हैं पर मीनिंग सेम होता है, जैसे कि हाउस है, शेल्टर है, और क्या हो सकता है, होम है। ठीक है, हट ले लो, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ इसको ले लो। तो ऐसे वर्ड्स को आप शामिल करोगे, उनको मीनिंग, डिफरेंसेस, रियल लाइफ सिचुएशन में उसको बताओगे स्ट्रक्चर के जरिए। फिर स्ट्रक्चर ग्रुपिंग, देखो जितने भी ऊपर हमने पढ़ा उसमें स्ट्रक्चर कहाँ पे आ रहा था? ग्रामेटिकल ग्रुपिंग में हमने स्टार्ट किया है। तो स्ट्रक्चर ग्रुपिंग में हमने जितना भी पहले उनको सिखा दिया उसको इन्वॉल्व करके हमें क्या करना पड़ता है? वर्ड्स को फ्रेजेस में सिखाओगे आप, जिन वर्ड्स को आपने सिखा दिया, फिर उसको फ्रेजेस को सेंटेंस में कन्वर्ट करके उनको सिखाओगे। वो सेंटेंस क्रिएट करना सीखेंगे, सेंटेंस पढ़ना सीखेंगे, सेंटेंस समझना सीखेंगे। फिर क्या है? सीक्वेंस। सीक्वेंस तो आप समझ रहे हो कौन से क्रम में। ठीक है, तो ये भी 3 टाइप का है। आप ले लो लेक्सिकल सीक्वेंस। इसमें क्या है? आप वर्ड्स ऐसे सिखाओगे जैसे कि पहले कम, गो। ठीक है, कम के साथ आप गो सिखाओगे, फिर सिट के साथ स्टैंड, मतलब ऑपोजिट टाइप वर्ड्स को आप लेके सीक्वेंस बनाओगे। फिर ग्रामेटिकल सीक्वेंस। ग्रामेटिकल सीक्वेंस में आप सेंटेंस यूज करोगे, जिसमें जैसे देखिए एग्जांपल ले लो, राम इज ए बॉय, राम इज गोइंग टू हिज हाउस, ऐसे करके, मतलब पहले सेंटेंस के साथ दूसरे सेंटेंस का सेंटेंस को कनेक्ट करके उसे आगे बढ़ाते जाओगे और ऐसे सेंटेंस फॉर्म करके उनको सिखाओगे, ऐसे सीक्वेंस में। देखिए नेक्स्ट है सिमेंटिक सीक्वेंस। इसमें आप ऐसे वर्ड्स ले लो जिसको आप डिफरेंट ऑर्डर में, डिफरेंट ओकेजन्स में आप यूज कर सकते हो। जैसे कि देयर को ले लो, द पेन इज देयर, देयर आर मेनी पेन्स, ऐसे भी यूज किया जा सकता है। राइट, एक वर्ड को हमने डिफरेंट ऑर्डर में, डिफरेंट ओकेजन्स में यूज किया। ठीक है, तो ये जो ग्रेडेशन को आप थोड़ा अच्छे से याद रखो कि ग्रुपिंग में ये सारी ग्रुपिंग होती है। ठीक है, सीक्वेंस में ये होते हैं। नेक्स्ट है कॉन्टेक्स्ट एंड सिचुएशन। देखिए लैंग्वेज लर्निंग क्या है?
बच्चे को अपने डे टू डे लाइफ सिचुएशन से कनेक्ट करके जब आप उसे सिखाओगे तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से सीख पाएगा, ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेगा सीखने के लिए। और भाषा इसीलिए तो होती है कि हम उसे सोसाइटी में कम्युनिकेट करने के लिए सीख सकें, बोल सकें अच्छी तरह से। यही लिखा है कि लैंग्वेज लर्निंग इज रिलेटेड टू आवर डे टू डे लाइफ सिचुएशन, डिफरेंट सेंटेंस पैटर्न शुड बी टॉट बाय क्रिएटिंग मीनिंगफुल सिचुएशन। तो यही बोल रहे हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ आप सेंटेंस पैटर्न यूज करो जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ सिचुएशन पे बेस्ड हो, जो कि रियल लाइफ पे बेस्ड हो। नेक्स्ट है बैलेंस्ड अप्रोच। देखिए, बैलेंस्ड अप्रोच से ही पता चल रहा है कि हमें टीचिंग के हर एक फैक्टर को, हर एक एस्पेक्ट को बैलेंस करके अपनी टीचिंग में इस्तेमाल करना है। टीचिंग में हमने पढ़ा था कि लैंग्वेज टीचिंग में इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स क्या क्या है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो हमें इन चारों चीज़ों को एक साथ बैलेंस करके अपनी टीचिंग में डालना है, ना कि हमें एक को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, किसी एक को कम। हमें चारों को ही अपने टीचिंग में इस्तेमाल करना है और चारों पे ही बच्चे की मास्टरी करवानी है। ठीक है। नेक्स्ट है मल्टीपल लाइन ऑफ अप्रोच। मल्टीपल लाइन ऑफ अप्रोच से क्या पता लग रहा है कि देखिए, बैलेंस्ड अप्रोच में हमने क्या किया, अप्रोचेस को बैलेंस करके यूज़ किया। यहाँ भी कुछ उसी तरह हमें डिफरेंट अप्रोचेस यूज़ करने हैं। एक से ही काम नहीं चलेगा, हमें डिफरेंट टाइप ऑफ अप्रोच यूज़ करने होंगे टीचिंग में। और जैसे कि आप एक टॉपिक ले लो पोस्टमैन के ऊपर आपको क्लास में टीचिंग देनी है। बच्चों को आपने क्या कुछ एक्टिविटी दे दी, उनसे पोस्टमैन के रिलेटेड जितने भी उनको पता है आपने उनसे वर्ड्स गैदर किए, आपने उनको स्पेलिंग राइटिंग के लिए दे दिया, उनसे स्पीच में उनको पोस्टमैन के बारे में कुछ कहने को बोल दिया, या फिर आपने पोस्टमैन के ऊपर कोई डॉक्यूमेंट्री सुना दी। तो डिफरेंट टाइप ऑफ अप्रोच आप एक टॉपिक के ऊपर डाल सकते हैं। एक टॉपिक में सिर्फ एक ही अप्रोच यूज़ होगा ऐसा नहीं है, आपको डिफरेंट टाइप ऑफ अप्रोच यूज़ करके अपने टॉपिक को ज़्यादा क्रिएटिव और इंटरेस्टिंग बनाना है। लैंग्वेज लर्निंग में ये सारी फैक्टर्स काम आते हैं। जब हम लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो हमें इन फैक्टर्स को ध्यान में रखना होता है, इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखना होता है कि हमें इन प्रिंसिपल्स को अपने टीचिंग में शामिल करना है, तब जाकर हमारी जो टीचिंग प्रोसेस है वो ज़्यादा बेहतर हो सकेगी। देखिए, इतने प्रिंसिपल्स ही नहीं है, इससे अलावा भी कुछ और हैं। जैसे कि देखिए, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरलनेस। नेचुरलनेस में क्या है कि टीचर जो पढ़ाएगा वो नेचुरल हो। ठीक है, ऐसा ना लगे कि वो कुछ दुनिया से बाहर कुछ पढ़ा रहा है, बच्चों को लगे कि ये हमारे आसपास की चीज़ ही पढ़ाई जा रही है, हम इसे ग्रैस्प कर सकते हैं। बोला था ना कि डे टू डे लाइफ से उसको रिलेट करके पढ़ाने के लिए। तो यही चीज़ें हैं कि उसको नेचुरल वे में, आपको जैसे आता है आप उस नेचुरल वे में उसको पढ़ाओ, ना कि आप किसी से देख के मैं उसी वे में पढ़ाऊँगा, ऐसा नहीं। मुझे जैसा आता है मैं वैसे ही पढ़ाऊँगी, पर उसको बच्चे जैसे समझ सके उस वे में पढ़ाऊँगी। लर्निंग बाय डूइंग, देखिए आजकल यही चल रहा है कि टीचर आजकल टीचर नहीं है, वो इंस्ट्रक्टर है, गाइडर है। मतलब वो बच्चा ऐसा नहीं है कि कोरा कागज है उसके ऊपर जो लिख देंगे उसको याद हो जाएगा, ऐसा नहीं। बच्चे को बहुत कुछ आता है, हमें उसको गाइड करना होता है, हम उसको गाइड करते हैं और सही दिशा दिखाते हैं। वैसे ही बच्चे को हम प्रेरित करेंगे कि आप खुद करके सीखो। आप जो आप लैंग्वेज लर्निंग कर रहे हो उसको आप खुद बोल के सीखो, आप खुद उसमें इन्वॉल्व हो। ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ एक्यूरेसी, ये भी हमने पढ़ा है पिछले प्रिंसिपल्स में, ये आ जाएगा। जो टीचर्स की जो इमिटेशन होती है, तो टीचर इसमें अपना एक्यूरेसी रखेगा, लैंग्वेज में अपनी जो मास्टरी है वो रहेगी। ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्सिम ऑफ टीचिंग, मैंने पहले भी कहा था कि मैक्सिम्स अलग हैं प्रिंसिपल से, वो थोड़े एक थिन लाइन है इसके अंदर, तो मैंने यहाँ पे रखा है। मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज हमने क्या पढ़ा, लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज क्या क्या थे, मोटिवेशन, इमिटेशन, प्रैक्टिस एंड ड्रिल, ओरल अप्रोच, कॉन्टेक्स्ट एंड सिचुएशन, सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन,
बैलेंस्ड अप्रोच, मल्टीपल लाइन ऑफ अप्रोच, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज में आ गए। इसको आप अच्छी तरह से एक बार सुनो, याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये समझने वाली चीज़ है। आप इसको अपनी टीचिंग में अप्लाई करोगे तो आपकी टीचिंग बहुत इफ़ेक्टिव होगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।